हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। लास्ट 2 ईयर के करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कि हम जनवरी 2024 से सितंबर 2025 तक का करंट अफेयर का डेटा कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोड हो गया था, जिसमें कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मंडे की क्लास में कवर कराए थे। पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दी है। कल का ब्रेक हो गया, इसलिए आज की इस क्लास में हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होइएगा, टेलीग्राम पर क्लास खत्म होने के बाद अपडेट कर दी जाएगी। आप कोई सा भी आगामी एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, ये सभी में आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ना आपके बीते 2024 तक के करंट अफेयर के क्वेश्चंस एग्जाम का पार्ट बन रहे हैं। क्वेश्चन 50 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया? माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है, जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। 8848.86 मीटर इसकी हाइट है। तो इसके बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड जो है, सबसे कम उम्र में कार्टर डालास ने बनाया है। और इसका बेस कैंप ना देखिए, एक तो नेपाल में है इसका बेस कैंप, दक्षिण बेस कैंप साउथ वाला, 5364 मीटर इसकी हाइट है। जबकि नॉर्थ बेस कैंप ना ये आपका तिब्बत में है, 5150 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। कार्टर डालास का नाम आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए इनकी उम्र, स्कॉटलैंड के हैं, 2 वर्ष इनकी उम्र है। सागरमाथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज महिला भारत की जो थी, 55 साल की ज्योति रात्रे। सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर कामी रीता शेरपा ने चढ़ाई करी। ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। आप लोगों को ये बताना है कि इन्होंने कितनी बार चढ़ाई करी है। फिर विराट चंद्र, इन्होंने 7 साल की उम्र में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करी थी। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला जो सर्वे पोत है, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा आईएनएस संध्यायक। लास्ट ईयर ही लॉन्च किया गया। देखिए फरवरी 2024 को औपचारिक रूप से नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये इंडियन नेवी में शामिल किया गया। देश का सबसे बड़ा सर्वे पोत है और ये देश का पहला सर्वे पोत भी है। इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है और डीके त्रिपाठी इसके हेड हैं। नेक्स्ट यदि हम चलें, हाल ही में अंतरिम बजट दो जो 2024-25 का था, इसके अनुसार कौन सा देश भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है? यानी कि भारत ने सबसे अधिक सहायता किस देश को करी है? तो ये पड़ोसी भूटान को करी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बजट में इस बात की जानकारी दी गई है। वित्त मंत्रालय के बजट में जो जानकारी रही, इसके अनुसार भूटान को सबसे अधिक 2398.97 करोड़ रुपीस का जो आर्थिक सहायता है, ये भारत के द्वारा दी गई। इसके बाद भारत ने सबसे अधिक सहायता की है मालदीव की। भूटान की कैपिटल थिम्पू, जो कि दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी भी है। करेंसी इसकी नगुलतरम, प्रधानमंत्री हो जाएंगे सेरिंग तोप के। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका। लगभग 4 अरब डॉलर की अनुमानित लागत से भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन ये अमेरिका देने जा रहा है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा में इजाफा होगा। फ्रांस के साथ भारत की जो डील है, ये राफेल विमान को लेकर के है। राफेल विमान की 36 राफेल विमानों की डिलीवरी ये ऑलरेडी भारत को प्राप्त हो चुकी है इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब भारत इसी फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी से राफेल एम विमान लेने जा रहा है, जिनकी संख्या है 26, और ये इंडियन नेवी में शामिल किए जाएंगे। AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भारत और रशिया के बीच डील है। S-400 को लेकर भी भारत रशिया के बीच डील है। S-400 का बदला हुआ नाम सुदर्शन है। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया है और ये गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी हाइट है 120 फीट, 6 मंजिला ये टावर है। हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज की गई। किसके द्वारा? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। और ये सुपर अर्थ जो खोजा गया, इसका नाम है TOI-715b। और इसे किसके द्वारा खोजा गया है? नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसके द्वारा। नासा का फॉर्मेशन ईयर 1958 है, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। ये है अमेरिकी स्पेस एजेंसी। इसरो रिलेट करेंगे तो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। जैक्सा है जापान की, और CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट यदि हम देखें, हाल ही में किस देश ने जिलोंग 3 रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये रॉकेट लास्ट ईयर चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट का दूसरा नाम स्मार्ट ड्रैगन 3 है। इसकी पहली पीढ़ी का जो जिलोंग रॉकेट है, ये 2022 में लॉन्च किया गया था और इस वर्ष इसकी तीसरी पीढ़ी को लॉन्च किया गया।
हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 2024 का सम्मेलन था। फरवरी 9 और 10 को ये आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री, 16 देश और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। थीम थी स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप है क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। प्यासी भूमि का देश इसे ही कहते हैं। कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर। दोबारा से प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज बने। आप ये याद रखें कि ये जो सम्मेलन था इसमें भारत को संबोधित किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। आईएनएस जटायु का उद्घाटन ये लास्ट ईयर किया गया है। कहां पर किया गया है? तो मिनिकॉय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर इंडियन नेवल शिप यानी कि आईएनएस जटायु का उद्घाटन किया। कावरती जो कि लक्षद्वीप की कैपिटल है, कावरती में आईएनएस द्वीप रक्षक के बाद अब जो आईएनएस जटायु है ये लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा आप कह सकते हैं। मिनिकॉय ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस लॉन्च किया गया? तो पहला जो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य केरला है। नाम क्या है? सी स्पेस। नेक्स्ट यदि हम देखें, भारत की पहली एआई टीचर लॉन्च की गई, इसका नाम हो जाएगा आइरिस। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में ये लॉन्च की गई। व्योम मित्र ये एक ह्यूमनाइड रोबोट है, अर्धमानव रोबोट, इसरो ने लॉन्च किया था। जेमिनी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया चैटबॉट जिसका बदला हुआ नाम हो जाएगा बार्ड। माफ कीजिएगा, पहले नाम बार्ड था, बदला हुआ नाम जेमिनी है। लिसा ये ओडिशा की एआई न्यूज एंकर है। अगला सवाल है, किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य की है यानी कि कंपलसरी की है? तो भारत का जो पड़ोसी है म्यांमार, इसने कह दिया है कि यहाँ पर मेल फीमेल दोनों को ही कम से कम 2 साल तक सेना में सेवा देनी ही होगी। पुरुषों के लिए ये आयु है 18 से 35 वर्ष और महिलाओं के लिए है 18 से 27 साल, यानी कि इस एज कैटेगरी की महिला और इस एज कैटेगरी के पुरुष 2 साल तक इन्हें सेना में सेवा देनी होगी। और ऐसा फैसला क्यों लिया गया है? यहाँ पर सेना में जो सैनिकों की संख्या घटती जा रही है इसे देखते हुए लिया गया है। म्यांमार की कैपिटल नायपिडो है, करेंसी क्या है? 7 मार्च 2024 को कौन सा देश है जो कि ऑफिशियली तौर पर नाटो का 32वां मेंबर कंट्री बना? ये हो जाएगा स्वीडन। नाटो जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, सैन्य गठबंधन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। 32वां मेंबर कंट्री स्वीडन है। इसके पहले 31वां मेंबर कंट्री फिनलैंड बना था। बेलारूस संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 10वीं मेंबर कंट्री है, जबकि इसी एससीओ में शामिल 9वीं मेंबर कंट्री ईरान है। हाल ही में 2024 का प्रिट्जर पुरस्कार किसने जीता? 2024 का पूछा जा रहा है, ध्यान रखें। तो रिकेन यामामोटो इसके विजेता रहे हैं, जापानीज वास्तुकार है ये। तो वास्तुकला के क्षेत्र का सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इसे माना जाता है, प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड को। 1979 से हर साल दिया जा रहा है और इसमें $1 लाख की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और कांस्य पदक दिया जाता है। ये पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बालकृष्ण दोषी 2018 में अवार्ड जीते थे। यदि आपसे पूछा जाए 2025 का प्रिट्जर पुरस्कार किसने जीता है, तो ये चाइना के लियो जियाकुन के नाम रहा है। सवाल 65 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन किया? तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सेला सुरंग का उद्घाटन किया, जिसकी आधारशिला 2019 में ही रख दी गई थी। ये तवांग क्षेत्र में हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के पर्पज से बनाया गया है। नेक्स्ट यदि हम चलें, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं देवेंद्र झांझरिया। इसके पहले भारतीय पैरालंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष दीपा मलिक थी। भारतीय पैरालंपिक समिति का फॉर्मेशन ईयर 1992 दिल्ली में मुख्यालय है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष है पीटी उषा है, जिन्हें आप उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, और इसी के सीईओ रघुराम अय्यर हैं। रणजी ट्रॉफी जो 2024 की थी, इसका खिताब किसने जीता है? तो ये मुंबई ने जीता है। अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में मुंबई क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी का फाइनल विदर्भ को हरा करके जीता और ये इसका 42वां खिताब था। क्रिकेट का ये घरेलू टूर्नामेंट आप इसे कह सकते हैं जिसकी सबसे सफल टीम मुंबई है। 42 खिताब इसके नाम है। भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में शीतल देवी की नियुक्ति की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन ईयर 25 जनवरी 1950 दिल्ली में मुख्यालय है। ज्ञानेश कुमार अध्यक्ष हैं। दो अन्य में सुखबीर संधू, विवेक जोशी। आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग है। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर
जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। हालांकि अब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। लिबरानी समूह है हिजबुल्लाह, इसके प्रमुख कौन है? तो लास्ट ईयर इसके प्रमुख के रूप में नईम कासिम की नियुक्ति की गई है। नईम कासिम इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है और वे 1991 से हिजाबुल्लाह के उप महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो हिजाबुल्लाह जो है एक लेबनानी सिया इस्लामवादी राजनीतिक दल और अर्धसैनिक समूह भी है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सौर परियोजना की शुरुआत की गई? आंसर इसका मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ये परियोजना 2030 तक अक्षय ऊर्जा को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप है। भारत के आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के जो अध्यक्ष बने सुमति धर्मवर्धने बने। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष भारत के जय शाह हैं। सीईओ के रूप में भी हाल ही में संजोग गुप्ता की नियुक्ति की गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 7वां सत्र हुआ लास्ट ईयर, भारत ने इसकी मेजबानी की। राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अध्यक्ष भारत है फिर से, उपाध्यक्ष फ्रांस है। तो ये भारत का ऐसा पहला अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्यालय भारत में ही है, गुड़गांव हरियाणा में। कोप 21 जो हुआ था 2015 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, इस दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध किस लोक गायिका का निधन हुआ? तो लास्ट ईयर छठ पर्व के दौरान बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ। ये छठ गीतों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध थी। पद्म भूषण से 2018 में, पद्मश्री से 1991 में और इस संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित रही हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो कि विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के शतरंज फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन शतरंज खिलाड़ी बने? आंसर है अनीश सरकार। मात्र 3 साल की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है। फाइट का फॉर्मेशन ईयर 1924 लॉजन में हेडक्वार्टर अर्काडी डोकोरविच हेड है। इसके उपाध्यक्ष भारत के विश्वनाथन आनंद। और इस साल शतरंज वर्ल्ड कप जो फाइड चेस वर्ल्ड कप है भारत होस्ट करने जा रहा है। गोवा इसका मेजबान शहर है। भारत और किस देश की सीमा पर पहली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया? तो भारत और भूटान की सीमा पर पहली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन कर दिया गया है। भूटान की कैपिटल थिम्पू, करेंसी नगुलतरम, जिग्मे खेसर यहाँ के राजा हो जाएंगे। अच्छा, ये भी आप याद रखें, भारत भूटान के सीमा पर जो पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की शुरुआत की गई है, ये असम के दारंगा में बनाया गया है, यानी कि इससे बॉर्डर शेयर करता हुआ। नेक्स्ट यदि हम देखें, एफआईएच का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में तैयब इकराम की नियुक्ति की गई। देखिए, अभी हमने फाइड के बारे में देखा था, तो फाइड और एफआईएच दोनों का फॉर्मेशन ईयर और हेडक्वार्टर सेम है। 1924 लॉजन में हेडक्वार्टर। यहां से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, थॉमस वाक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड थे, लेकिन अब बन गए ही क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। आईसीसी के हेड हैं जय शाह। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के हेड हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की 29वीं वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन लास्ट ईयर का कोप 29 पूछा जा रहा है। तो ये अजरबैजान में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कोप की शुरुआत मार्च 1995 से जर्मनी के बर्लिन से की गई थी। इसका 29 एडिशन जो है ये अजरबैजान ने होस्ट किया, जिसकी कैपिटल बाकू करेंसी मनत है। इस साल इसका जो 30th एडिशन है ब्राजील होस्ट करने जा रहा है। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए एम्बेसडर चुना है? तो थाईलैंड टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए सोनू सूद। वैसे आप रिलेट करेंगे ना, तो कोरिया की जो ब्रांड एम्बेसडर है हीना खान बनाई गई हैं। मालदीव टूरिज्म के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये हो जाएंगी कैटरीना कैफ। और ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म के लिए जो कैंपेन चलाया गया तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट यदि हम देखें, हाल ही में किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह प्रक्षेपित किया? आंसर इसका हो जाएगा जिम्बाब्वे, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है। कैपिटल हरारे, करेंसी जिम्बाब्वे गोल्ड और प्रधानमंत्री मार्गन स्वानगिरई है। नेक्स्ट यदि हम देखें, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की गई है किसकी? नवीन राम गुलाम की। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी रुपया है। एक क्वेश्चन आपके अभी यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल पहला देश, तो मॉरिशस इसका राइट आंसर है। इसी देश ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट यदि हम चलें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? एम्स की आधारशिला इनके द्वारा दरभंगा में रखी गई है। इसमें एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और आवासीय सुविधाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य भर में 12,100 करोड़ की
या इससे भी अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रख दी। अभी इलेक्शंस का माहौल है बिहार में। केंद्र सरकार ने किस संगठन के लिए पहली अखिल महिला बटालियन को मंजूरी दी? तो आंसर इसका हो जाएगा सीआईएसएफ। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए मंजूरी मिली है। सीआईएसएफ का फॉर्मेशन ईयर 1969 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर सर्विस एंड लॉयल्टी मोटो है। इसके महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। बुकर पुरस्कार जो 2024 का था, देखिए ईयर पर फोकस कीजिएगा क्योंकि 2024-25 दोनों के करंट अफेयर कवर कर रही हूँ। इसकी विजेता है समंथा हार्वे। इनका जो उपन्यास ऑर्बिटल, इसके लिए इन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया। समंथा हार्वे 2019 के बाद बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। हार्वे को 50,000 पाउंड और एक ट्रॉफी मिली जो कि पॉल लिंच के द्वारा उन्हें प्रदान की गई। लास्ट ईयर की इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता, देखिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता कैरोस के लिए जेनी एरपनबेक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। इस साल के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता हार्ट लैम्प के लिए बानू मुस्ताक रही हैं। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म मैंने यूज किए हैं। पहले मैंने कहा बुकर पुरस्कार, फिर मैंने कहा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। दोनों में क्या फर्क है? देखिए जो बुकर पुरस्कार होता है ना, ये मूल रूप से इंग्लिश में लिखे गए जो उपन्यास होते हैं इसके लिए दिया जाता है। जबकि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ना किसी भी अन्य भाषा में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए। जैसे कि बानू मुस्ताक की किताब हार्ट लैम्प कन्नड़ में थी, बाद में इसका ट्रांसलेशन किया गया था, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया गया है राजधानी दिल्ली में। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरोजनी नगर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो, जिसका नाम सखी डिपो है, इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट यदि हम चले, श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला जो बन गई हैं, मुर्दु निरूपा विदुषिनी फर्नांडो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 2011 में शिरानी भंडार नायके के बाद न्यायमूर्ति फर्नांडो ये श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला। इसकी कैपिटल, कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोटे, करेंसी श्रीलंकाई रूपी। अनुरा दिसानाई के राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री हरीना अमर सूर्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को उपहार में चांदी का पंचामृत कलश भेंट किया? तो ये आप रिलेट करेंगे नाइजीरिया से। नाइजीरिया जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है। अब पंचामृत, आप लोग घर में पूजा पाठ करते होंगे तो इसमें पंचामृत दूध दही घी शक्कर और फिर शहद को मिला करके परोसा जाता है ना, तो वही पंचामृत कलश आप कह सकते हैं। बाद में नाइजीरिया ने अपने सेकंड हाईएस्ट सिविल ऑनर से भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया था। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का, जिसका 19वां एडिशन था, कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका मेजबान देश था ब्राजील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरो पहुंचे हुए थे। ब्राजील की कैपिटल ब्राजील या करेंसी रियल, लूला दी सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इस साल ब्राजील ने ब्रिक्स समिट भी होस्ट करी है, याद रखें, ब्रिक्स समिट 2025 की। नेक्स्ट यदि हम देखें, नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से, जस्ट मैंने बताया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित किए गए। अभी ना आपका बीपीएससी एएसओ का एग्जाम था कल 10 सितंबर को। उसमें पूछा गया था कि सेंट एंड्रयू द अपोस्टले किस देश से संबंधित सम्मान है? रशिया इसका आंसर था। ये क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रशिया ने अपनी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सेंट एंड्रयू द अपोस्टले से सम्मानित किया था। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा, करेंसी नायरा, बोला अहमद टिनबू यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी देखें, ऐसा पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया का ये सम्मान मिला, और ये सम्मान पाने वाले ये दूसरे विदेशी भी हैं। पहले कौन थे? 1969 में एलिजाबेथ इससे सम्मानित हुई थी। लास्ट ईयर का 73वां क्रम का मिस यूनिवर्स खिताब जीता है डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थिलविग ने। अब इस साल जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई तेलंगाना के हैदराबाद में, तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता थाईलैंड की ओपल सुचाता है, कंफ्यूज नहीं हुएगा। लास्ट ईयर की मिस इंडिया निकिता पोरवाल थी, मध्य प्रदेश के उज्जैन से। और भारत की तरफ से जो लास्ट मिस यूनिवर्स थी हरनाज सिंधु 2021 में थी। हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई? तो ये आप रिलेट करेंगे ओडिशा से। ओडिशा की है एक न्यूज एंकर, एआई न्यूज एंकर लीसा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप लास्ट ईयर नवंबर के महीने में राजगीर ने इसकी मेजबानी की थी, बिहार ने। तो इसका विजेता भारत रहा है, चाइना को हरा करके। अभी पुरुषों का एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी यहाँ पर संपन्न हुई, उसमें भी विजेता भारत है, साउथ कोरिया को हरा करके। तो ये मैं 2025 का फैक्ट बता रही हूँ, और ये क्वेश्चन 2024 वाला है। महिलाओं वाला 2024 का, पुरुषों वाला 2025 का है। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच पांसिर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के समझौता हुआ है? तो ये समझौता रिसेंटली भारत और रशिया के बीच हुआ। अभी हमने प्रेडेटर ड्रोन वाला समझौता देखा, ये अमेरिका के साथ था।
पानसर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के भारत और रशिया के बीच डील है। ये डील बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रशिया की जो कंपनी है आरओई यानी कि रोसो बोरोन एक्सपोर्ट इसके साथ हुई है। इस डील के तहत भारत का लक्ष्य है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डिफेंस प्रोजेक्शन में आत्मनिर्भरता हासिल करना। चर्चे में रहा फेंगल चक्रवात का नामकरण किया है किसने? इसका नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दाना चक्रवात चर्चे में था, नामकरण कतर ने किया। मोचा साइक्लोन जिसने म्यांमार को प्रभावित किया था, इसका नामकरण यमन ने। आसानी चक्रवात का नामकरण पूछा जाए किसने किया है, तो ये श्रीलंका ने। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया? यानी कि वही लोकल करेंसी में स्थानीय मुद्रा जिसे आप कह सकते हैं, सीमा पार लेन देन, इसके लिए समझौता भारत ने किया है मालदीव के साथ। क्वेश्चन को थोड़ा और मैं मॉडिफाई कर दूं, ये समझौता नवंबर 2024 में भारत और मालदीव के बीच किया गया। हालांकि ऐसा ही समझौता भारत मॉरिशस और इंडोनेशिया के साथ कर चुका है। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने ऋषभ पंत बने। 27 करोड़ में इन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा खरीदा गया और ये इस टीम के कैप्टन भी बने। आईपीएल की मेगा नीलामी लास्ट ईयर नवंबर के महीने में सऊदी अरब के जेद्दा में संपन्न हुई थी। और लास्ट ईयर का जो डेविस कप है 2024 इटली ने जीता, और बिली जीन किंग कप लास्ट ईयर का, इसकी भी विजेता इटली है। दोनों में क्या फर्क है देखिए, जो बिली जीन किंग कप है ये महिलाओं का टेनिस है, जो डेविस कप है ये पुरुषों का टेनिस है। इसे याद रखने की ट्रिक मैंने बताई थी। जैसे कि किसी पुरुष का नाम ही डेविड होता है, डेविड महिला का तो आपने पढ़ा नहीं है, तो डेविड किसी पुरुष का नाम है, तो यहां से आप डेविस कप रिलेट करेंगे पुरुषों से। बिल्ली को हम कहते हैं बिल्ली मौसी, तो मौसी यानी फीमेल, बिली मौसी, बिली जीन किंग कप, ये आपके फीमेल टेनिस से रिलेटेड है। तो जेनिक सिनर की अगुवाई में जो इतालवी पुरुष टेनिस टीम है इसने नीदरलैंड को हराया। जबकि महिलाओं की कैटेगरी में हम देखें तो इटली विजेता रही है, इसने 5वां बिली जीन किंग खिताब अपने नाम किया है। अच्छा, यहाँ पर एक नाम आया जेनिक सिनर का, मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी। क्या ट्रिक थी? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये टेनिस के 4 टूर्नामेंट हैं। तो पहला और तीसरा यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन, दोनों के विजेता इटली के जेनिक सिनर है। जबकि दूसरा जो चौथा है फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, इसके विजेता हो जाएंगे स्पेन के कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट यदि हम चलें, निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 दशक बाद यानी कि 40 साल बाद जनगणना कराने जा रहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा इराक। लास्ट टाइम इसकी जनगणना 1987 में हुई थी, सद्दाम हुसैन के शासनकाल में, और अब ये 40 साल बाद होने जा रही है। द टीचर ऐप का अनावरण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लास्ट ईयर किया गया। इस ऐप का उपयोग करके टीचर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और दूसरों से सीख भी सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को भारतीय अटल फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है लास्ट ईयर डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। पी शिवमणि इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। अगला सवाल है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात की जा रही है। स्टार्टिंग के 3 स्थान खाली थे, चौथे स्थान पर डेनमार्क को रखा गया। यानी कि 3 स्थान इसलिए खाली रखा गया था क्योंकि कोई भी कंट्री पैरामीटर पूरा नहीं कर पा रही थी, तो डेनमार्क को टॉप पर रखा गया। भारत का स्थान इसमें 10वां था। ये जो इंडेक्स है थिंक टैंक, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाती है। एक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट है और क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट में डोमिनिका टॉप पर है और इसमें भारत 6वें स्थान पर है। तो दोनों इंडेक्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हाल ही में इसरो ने जी सेट N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट जिसका नाम है फाल्कन 9, इसकी मदद से लॉन्च किया। फाल्कन 9 यानी कि ये आप स्पेस एक्स से रिलेट कर सकते हैं, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसके मालिक एलन मस्क है। इसके माध्यम से भारत ने ये जी सेट N2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, जी सेट 20 सैटेलाइट का ही बदला हुआ नाम जी सेट N2 है। सैटेलाइट का वजन है 4700 किलोग्राम। 14 साल के मिशन के लिए इसे बनाया गया है और इसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट से स्थापित किया गया है। अब इसरो ने यानी कि भारतीय स्पेस एजेंसी जो है स्पेस एक्स से क्यों मदद मांगी? क्योंकि भारत के रॉकेट में 4 टन से ज्यादा भारी सैटेलाइट ले जाने की क्षमता नहीं है, लॉन्च करने की क्षमता नहीं है, और ये तो 4 टन से अधिक था, यानी कि 4000 किलोग्राम से अधिक था। इसलिए भारत ने यहाँ पर मदद ली है स्पेस एक्स की। ये एक तरह का टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए डिजाइन किया गया है।
ये दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगा। हाल ही में टेस्ट किया गया दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम क्या है? 2024 में टेस्ट किया गया, अभी एक बार फिर से 2025 में भी किया गया है। तो ये है स्टारशिप। स्टारशिप दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट। इससे आप रिलेट करेंगे तो ये एलन मस्क की ही कंपनी स्पेस एक्स से रिलेट कर सकते हैं। स्टारशिप पृथ्वी पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है, जिससे 1 घंटे या उससे कम समय में दुनिया में कहीं भी यात्रा की जा सकती है। न्यूयॉर्क से दिल्ली की यात्रा जो अभी हम देखें तो 35 से 40 घंटे लगते हैं, ये मात्र 1 घंटे में पॉसिबल हो सकेगी इसके माध्यम से। फाल्कन 9 ये रॉकेट है, किसका है ये? फाल्कन 9 ये आप स्पेस एक्स से रिलेट करेंगे, रियूजेबल रॉकेट। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? गगनयान जो कि इसरो का पहला मानव युक्त मिशन है, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट यदि हम चले, लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, इन्होंने भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। पूछा जा रहा है कहां पर? तो हरियाणा के सोनीपत में किया गया लास्ट ईयर नवंबर के महीने में। अब यहाँ पर कुछ संग्रहालयों की बात की जाए तो वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में, बंजारा विरासत संग्रहालय वासिम महाराष्ट्र में, पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में, पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा सोनीपत में, चंदन संग्रहालय कर्नाटक में, रेल संग्रहालय दिल्ली में, हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन लास्ट ईयर किया गया था लेह लद्दाख में, जो प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आंसर इसका हो जाएगा K4। और इसका परीक्षण जो है ये इंडियन नेवी ने किया है INS अरिहंत के माध्यम से। और ये जो K4 है ना, ये DRDO के द्वारा विकसित है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित परमाणु से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM है। SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ये SLBM की फुल फॉर्म है। DRDO द्वारा विकसित दूसरी SLBM है। इसके पहले DRDO K15 विकसित कर चुका है, जिसकी मारक दूरी 750 किलोमीटर है, जबकि K4 की है 3500 किलोमीटर। तो K15 जो लॉन्च किया गया था INS अरिहंत के माध्यम से, और K4 जो लॉन्च किया गया INS अरिहंत के माध्यम से। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ADB का 11वां अध्यक्ष चुना गया है मसातो कांडा को। ADB का फॉर्मेशन ईयर 1966, मनीला में हेडक्वार्टर है, 69 मेंबर कंट्री इजराइल बना। क्रिस्टीना जॉर्जीवा ये IMF की डिप्टी MD हो जाएंगी। MD का नाम है, डिप्टी MD गीता गोपीनाथ थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जबकि अजय बंगा ये हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। 55वें नंबर का भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है, ये जीता है टॉक्सिक फिल्म ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो फिल्म महोत्सव है हर साल गोवा में ही आयोजित किया जाता है। नई दिल्ली में 70वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। देखिए 70 यानी कि लास्ट ईयर का 2024 वाला है ये। इसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला मिथुन चक्रवर्ती को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को, कंतारा फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन को और मानसी पारिक को, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम और प्लेबैक सिंगर में अरिजीत सिंह और बॉम्बे जयश्री का नाम है। अभी जब हम नेशनल अवार्ड 2025 के पढ़ेंगे तो देखेंगे कि शाहरुख खान को इनकी फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को इनकी फिल्म 12th फेल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और रानी मुखर्जी को इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट यदि हम देखें, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 17वां एडिशन ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये केरला में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस राज्य ने देशी गायों को राजमाता यानी कि मां की उपाधि दी है? आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने देसी गायों को राजमाता की उपाधि दी। ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गौशालाओं में गायों के पालन पोषण के लिए प्रतिदिन 500 रुपए की सब्सिडी देने की भी योजना बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य देसी गायों की घटती आबादी को रोकना है। 2019 की जनगणना के अनुसार देसी गायों की जो प्रतिशत है इसमें 20.69% ये कमी हुई है। 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव के रूप में पदभार संभाला है मार्क रूट ने। इसके पहले जेन्स स्टोनेनबर्ग थे। नाटो का फॉर्मेशन ईयर 1949, ब्रसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर। नेक्स्ट यदि हम देखें, 2024 का प्रतिष्ठित सहस्त्र रामानुज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अलेक्जेंडर डन विजेता रहे हैं, और ये पुरस्कार रामानुज की जयंती के मौके पर 32 से कम उम्र के मैथमेटिशियन को दिया जाता है, और रामानुज की जयंती 22 दिसंबर को मनाई जाती है। अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली पहली कंपनी जो बनी है
ब्रह्मोस एरोस्पेस, जिसका डिस्कशन अभी हमने जस्ट किया था। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने टेक्निकल इंडस्ट्री में 15% और प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और सुरक्षा के रोल में 50% रिजर्वेशन देने की घोषणा कर दी है। इंग्लिश क्रिकेट क्लब, जिसका नाम है हमशायर क्रिकेट क्लब, खरीदने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है जीएमआर ग्रुप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछले कुछ महीनों से चर्चे में रही हेम्पशायर और जीएमआर ग्रुप के बीच जो डील थी ये फाइनल हो गई है। करीब 13 अरब डॉलर में, 13 अरब रुपए हैं। और खास बात यह है कि पहली बार किसी इंग्लिश क्रिकेट क्लब का अधिग्रहण भारतीय के कब्जे में आया है। क्लाउडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति लास्ट ईयर बनी। अमेरिका के जस्ट नीचे मैक्सिको है, कैपिटल मैक्सिको सिटी, करेंसी पेसो, ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। किस मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में प्रधानमंत्री ड्राइव योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई है भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री ड्राइव योजना की फुल फॉर्म बनती है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। 11 सितंबर 2024 को इस योजना को मंजूरी मिली। बेसिकली ना, ई व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए ये योजना है। नेक्स्ट यदि हम चलें, क्वाड देशों के बीच जो समुद्री अभ्यास है जिसका नाम मालाबार है, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। मालाबार में 4 कंट्री शामिल हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। किसकी कप्तानी में मुंबई ने शेष भारत को हरा करके 27 साल के बाद 31वां ईरानी कप 2024-25 का जीता? तो ये अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में मुंबई ने अपने नाम किया है। किसे हरा करके? तो शेष भारत को हरा करके। अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस राज्य ने छात्राओं के लिए निजुत मुइना छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की? तो निजुत मुइना योजना की शुरुआत असम ने लास्ट ईयर की, 2024 में। अब 2025 में मैं बताऊंगी कि निजुत मोइना 2.0 भी लॉन्च कर दी गई है। ऐसी लड़कियां जो पैसे के अभाव में आगे पढ़ नहीं पाती, बाद में उनकी शादी कर दी जाती है, तो इन्हें फाइनेंशियल हेल्प करेगी असम गवर्नमेंट। ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंपी है? तो ये मॉरिसस को सौंप दी है। सबसे पहले चागोस द्वीप की आप लोकेशन देखिए, ये है मॉरिसस। ये अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है, ये इंडियन ओशन में है। और यहाँ आप भारत देख रहे हैं, भारत के पास यहाँ मालदीप है, और मालदीप के पास थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये चागोस आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। इसकी लोकेशन तो आपने देख ली, मालदीव से 500 किलोमीटर दक्षिण में है, भारत से 1600 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। चागोस द्वीप 58 आइलैंड का समूह है, जिसमें कि सबसे बड़ा डिएगो गर्शिया है। केवल डिएगो गर्शिया पर अधिकार होगा ब्रिटेन का, शेष सभी पर अधिकार जो है ये दिया है मॉरिसस को। नेक्स्ट यदि हम चलें, दुनिया की पहली बायोनिक आंख जिसका नाम है जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम किस देश ने विकसित की? तो ये भी लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित की गई थी, मोनास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा। ह्यूमन ट्रायल इसका किया गया। इसका ह्यूमन ट्रायल सफल रहा तो अंधेपन से पीड़ित लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। नेक्स्ट यदि हम देखें, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? यहाँ से 6 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं नोबेल पुरस्कार के। हालांकि इसका कंप्लीट वीडियो लास्ट ईयर मैंने प्रोवाइड करा दिया था, लेकिन एमसीक्यू फॉर्मेट में एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखिए, पूछा जा रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो विक्टर गैरी 2 नाम है। मेडिकल के क्षेत्र में केवल 2 नाम है, विक्टर गैरी विजेता है चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर फिजिक्स के क्षेत्र में भी 2 हैं, जॉन जेफरी फिजिक्स के क्षेत्र में विजेता है, जॉन जे हॉपफील्ड, जेफरी ई हिल्टन। डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा को चुनाव ये लास्ट ईयर किया था। ठीक है, फिर नेपाल ने भारत के माध्यम से किस देश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात करने के लिए समझौता किया? तो भारत के माध्यम से जो नेपाल है ये बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने जा रहा है, इसके लिए समझौता लास्ट ईयर हुआ था। ये त्रिपक्षीय समझौता था भारत, बांग्लादेश, नेपाल के बीच में। तो नेपाल पहले सिर्फ भारत को बिजली निर्यात कर रहा था, भारत के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली बेच सकेगा। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची अमेजिंग चेकरे वेधशाला का उद्घाटन किया गया हानले, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसकी हाइट है 4300 मीटर की ऊंचाई पर। यह दुनिया का अपनी तरह का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप भी है। साहित्य के क्षेत्र में 2024 का पुरस्कार पूछा जा रहा है, नोबेल क्षेत्र का। तो ये हान कांग विजेता है। 2023 में जॉन फासे विजेता थे। अब तो 2025 के भी विजेता अब सितंबर में घोषित हो जाएंगे, तभी मैंने लास्ट ईयर का ऐड करके बता दिया है। और शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, निहोन
हिडानक्यो इसे दिया गया है। फिर किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लिया? तो ये है राफेल नडाल, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया से, रोहन बोपन्ना इंडियन है, जैनिक सिनर इटली से। भारत का पहला जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, उन व्यक्ति का लास्ट ईयर ही निधन हुआ, जिनका नाम पी वेणुगोपाल था। अंशुमान गायकवाड़, ये प्रसिद्ध क्रिकेटर थे जिनका निधन हुआ। खैर, यहाँ मैं पी वेणुगोपाल का डिस्कशन कर रही हूँ। 50,000 से अधिक इन्होंने हार्ट सर्जरी की थी। 1998 में पद्म भूषण से भी सम्मानित रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो लाओस की यात्रा के दौरान ये सम्मानित किए गए। लाओस आपका एशिया का पार्ट हुआ। किस भारतीय तेज गेंदबाज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी का पद दिया? मोहम्मद सिराज, जो भी हाल ही में स्केचर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। लास्ट ईयर देश की 14 नंबर की महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी थी। मतलब महारत्न कंपनी कहने का मतलब होता है कि सरकारी हस्तक्षेप इसमें कम हो जाता है। 2024 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? देखिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिकल में, इन तीनों कैटेगरी में दो दो विजेता हैं। फिर शांति के क्षेत्र में एक है, लिटरेचर के क्षेत्र में एक है, यहाँ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 विजेता हैं। डेरॉन एस्मेग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। तो यहाँ से ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बाकी कैटेगरी जो भी मैंने पढ़ाई है सभी यहाँ से ऐड कर दी है। देखिए, मैं सिर्फ आपका रिवीजन करा रही हूँ 2024 के करंट अफेयर का। एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, इसकी मैराथन क्लास 2 से 3 ला चुकी हूँ। अब एक आपका, आप कह सकते हैं ना कि एग्जाम आने वाला है, तो फटाफट से क्या हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर सकते हैं, फटाफट से रिवीजन हो जाए, बस इस पर्पज से मैं कवर करा रही हूँ। ऐसा नहीं कि शुरुआत से पढ़ाती तो एक एक चीज बताती कि क्या किस लिए लॉन्च किया गया, फिर आगे क्या पीछे क्या। बस जितना आपको जानने की जरूरत है उतना ही पढ़ा रही हूँ, ताकि कम समय में ज्यादा जानकारी आपको मिल सके। इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख के रूप में लास्ट ईयर नियुक्ति कर दी गई थी पी शिवमणि की, परमी शिवमणि की। राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के प्रमुख हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेवी के। इंडियन एयर फोर्स के अमरप्रीत सिंह हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है? तो बृहस्पति का जो चंद्रमा है यूरोपा, इसकी जांच के लिए यूरोपा क्लिपर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य ये पता लगाना है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में जीवन सहायक स्थितियां है या नहीं। भारत ने किस देश के साथ, अच्छा, ये प्रेडेटर ड्रोन का समझौता मैंने बता दिया ना, भारत ने ये समझौता अमेरिका के साथ किया है। इस समझौते में तीनों सेनाओं की खरीद शामिल है, जल थल वायु तीनों के लिए। ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने और हमला करने में जो क्षमताएं हैं इसे बढ़ाएगी। मिस इंडिया 2024 का खिताब मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल ने जीता है। अगला सवाल है, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? कैमूर में। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। पहला कौन सा था आपका? वाल्मीकि। वाल्मीकि के बाद ये दूसरा है। जो लास्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट थी उसके अनुसार राज्य में 54 बाघ हैं। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कैमूर और रोहतास में फैला हुआ है। 1979 में स्थापना की गई थी। एचडीएफसी बैंक ने किस देश में अपनी पहली ब्रांच ओपन करी? तो इसने सिंगापुर में लास्ट ईयर ही अपनी पहली ब्रांच ओपन कर ली है। एचडीएफसी बैंक का फॉर्मेशन ईयर 1994, मुंबई में हेडक्वार्टर, सीईओ शशिधर जगदीशन है। अगला सवाल है, भारत के पहले स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा पवन चित्रा। लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से, केरला से लॉन्च किया गया था, जो वायु गुणवत्ता निगरानी में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। विक्रम, ये देश की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली सितंबर के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया है, देश की स्वदेश रूप से निर्मित जो पहली चिप लॉन्च की गई है दिल्ली में, इसका नाम हो जाएगा विक्रम। सूर्यांशु देश की पहली सोलर बोट है। देश का पहला एआई एंटी ड्रोन का नाम हो जाएगा इंद्रजाल। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? विजया किशोर रहाटकर ने। इनसे पहले रेखा शर्मा थी। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की डिप्टी एमडी पद से इस्तीफा दिया। महिला बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी संभाल रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई। पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। हाल ही में जारी हंगर इंडेक्स में जो 2024 में रिलीज किया गया, भारत को 105वें स्थान पर रखा गया। ये रिपोर्ट जो है कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा जारी की गई। आपको ये बताना है इसमें टॉप पर कौन सी कंट्री है। जो होमवर्क कह रही हूँ उसको याद भी रखें। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में लास्ट ईयर शपथ ली थी प्रबोतो सुबियांतो ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यदि हम देखें तो अनुरा दिसानायके श्रीलंका के, और इमानुएल मैक्रोन ये आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट है।
महिला टी20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर 2024 वाला इंपॉर्टेंट मार्क करें। ये खिताब जीता न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो 2024 का जो महिलाओं का टी20 वर्ल्ड कप था 3 से 20 अक्टूबर तक यूएई में आयोजित किया गया। 9वां इसका एडिशन था। न्यूजीलैंड का पहला खिताब था जिसमें उपविजेता साउथ अफ्रीका था। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया है। पहला संस्करण इसका 2009 में हुआ जिसका विजेता इंग्लैंड था। सभी एडिशन यहाँ से मैंने ऐड कर दिए हैं। जबकि टी20 वर्ल्ड कप मैं बात करूं कि पुरुषों का किसने जीता तो ये भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। और पुरुषों का जो टी20 वर्ल्ड कप था अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने मेजबानी करी थी। नेक्स्ट यदि हम देखें बंगाल की खाड़ी में जो दाना चक्रवात उठा इसका नामकरण कतर ने किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस साल 3 से 4 एग्जाम में तो मैंने देख ही लिया है। कतर की कैपिटल दोहा, करेंसी रियल है। इस देश का प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अमीर होता है, यानी ये पद होता है अमीर का। रिच वाला नहीं कह रही हूं, अमीर पद का। और ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। एडीबी के 69 मेंबर कंट्री के रूप में शामिल हो चुका है इजराइल। एडीबी का डिस्कशन अभी जस्ट हमने किया। मनीला में हेडक्वार्टर, 1966 फॉर्मेशन ईयर, मसातो कांडा हेड है। बेलारूस संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां मेंबर कंट्री। स्वीडन जो है ये नाटो का 32वां मेंबर कंट्री। अल्जीरिया एनडीबी में शामिल होने जा रहा है। एचएसबीसी यानी कि हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉर्पोरेशन की पहली महिला सीएफओ के रूप में नियुक्ति की गई थी पैम कौर की। इसका जो वैश्विक मुख्यालय है लंदन यूके में हो जाएगा। अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक की सीएफओ है। पीटी उषा के बारे में हम देख चुके, गीता गोपीनाथ के बारे में हम देख चुके। अब इसका थर्ड पार्ट में लाऊंगी कल। क्वेश्चन 151 से शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।